हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग इस समय लूसेंट जीके बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग इस समय इकोनॉमी को सुन रहे हैं। इकोनॉमी का फर्स्ट ऑडियो हम लोग सुने, आज दूसरा ऑडियो होगा। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा ऑडियो। जब भी किसी धारणा के साथ सकल जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास को घटाया नहीं गया है। जब सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निवल या शुद्ध प्राप्त होता है। निवासी रेजिडेंट निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के विभिन्न उपयोग। नंबर एक, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ दुनिया के देश की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों की उनकी आय, क्रय शक्ति, समता या तुल्यता, परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी के आधार पर रैंक तय करता है। नंबर दो, राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। तीसरा, यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों से लिए गए कर्ज एवं दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता चलता है। चौथा, यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और यह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए तीन अलग अलग विधियां हैं। नंबर एक, उत्पाद विधि या मूल्यवर्धन विधि। नंबर दो, आय विधि या वितरण विधि। नंबर तीन, व्यय विधि या कुल परिव्यय विधि। नंबर एक, उत्पाद विधि। इसे उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत सकल मूल्यवर्धन जीवीए या जीडीपी एमपी की गणना की जाती है, जो और कुछ नहीं बल्कि तीनों क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य मध्यवर्ती उपभोग के बीच अंतर है। जीवीए या जीडीपी एमपी बराबर तीनों क्षेत्रों को का उत्पादन मूल्य, तीनों क्षेत्रकों का मध्यवर्ती उपभोग। नोट: मध्यवर्ती उपभोग वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं, कच्चे माल के रूप में को संदर्भित करता है। जीवीए की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती उपभोग को घटाया जाता है। यदि घटाया नहीं जाता है तो उक्त मध्यवर्ती उत्पादों का मूल्य राष्ट्रीय आय में दो बार गिना जाएगा, एक बार मध्यवर्ती वस्तु के रूप में और एक बार अंतिम वस्तु के रूप में। उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। नंबर एक, लाभ कमाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाएं। नंबर दो, निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाएं। उदाहरण के लिए स्कूली बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन। तीसरा, अस्थायी पूंजी का अपने लिए उत्पादन। चौथा, आरोपित किराया या आरोपित ब्याज। आरोपित किराया जब कोई संपत्ति एक ही व्यक्ति के स्वामित्वाधीन होती है और उसके द्वारा उसका उपयोग किया जाता है तो वास्तव में उसके द्वारा अपने आय को किराया भुगतान नहीं दिया जाता है। उस काल्पनिक किराया को आरोपित किराया कहा जाता है। इसी प्रकार आरोपित ब्याज है। उत्पादन विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। नंबर एक, तस्करी और जुए शामिल नहीं किया जाता है। नंबर एक, तस्करी और जुए जैसे अवैध गतिविधियां। नंबर दो, गैर आर्थिक वस्तुएं, जलवायु। नंबर तीन, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। नंबर चार, मध्यवर्ती वस्तुएं। नंबर पाँच, अंतरण भुगतान जैसे उपहार, दान आदि। छठा, पूंजीगत लाभ, आधारभूत कीमतों पर जीडीपी या जीवीए। 2015 में सीएसओ अब एनएसओ द्वारा निर्णय किया गया है कि सकल मूल्यवर्धन जीवीए या सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार
अनुमान अब कारक लागत के बजाय आधारभूत कीमतों पर दिया जाएगा। आधारभूत कीमत उत्पादक द्वारा रखी गई मात्रा का मापन करती है, इसलिए उत्पादक के निर्णय के लिए कीमत सर्वाधिक प्रासंगिक होती हैं। आधारभूत कीमतों पर जीवीए की अवधारणा कारक लागत या बाजार कीमत पर जीवीए से अलग है। आधारभूत कीमतों पर जीवीए या जीडीपी बराबर कारक लागत पर जीवीए का शुद्ध उत्पादन कर, जहां शुद्ध उत्पादन कर बराबर उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। उत्पादन कर के उदाहरणों में भू राजस्व, स्टैंप और पंजीकरण शुल्क आदि शामिल हैं, और उत्पादन सब्सिडी में रेलवे को दी गई सब्सिडी, किसानों को दी गई सब्सिडी, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को दी गई सब्सिडी आदि। नोट: उत्पादन कर एवं उत्पादन सब्सिडी उत्पाद कर एवं उत्पाद सब्सिडी से भिन्न है। उत्पाद कर के उदाहरण है जीएसटी, सीमा शुल्क, और उत्पाद सब्सिडी के उदाहरण है खाद्य सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी आदि। बाजार कीमतों पर जीवीए या जीडीपी एमपी बराबर आधारभूत कीमतों पर जीडीपी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। जीवीए बनाम जीडीपी। नंबर 1, जीवीए मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती के बाद देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जबकि जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। नंबर 2, जीवीए साधन या आपूर्तिकर्ता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, जबकि जीडीपी उत्पादन या उपभोक्ता पक्ष के माध्यम से जानकारी देता है। जीवीए की गणना आमतौर पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण से की जाती है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। अलग अलग क्षेत्र के इन जीवीए को छोड़कर देश की जीडीपी निकाली जाती है। जीवीए की गणना सामान्यतः मूल कीमतों पर की जाती है, जबकि जीडीपी की गणना बाजार कीमतों पर की जाती है। आय विधि। नंबर 2, आय विधि। इसे वितरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत जीडीपी एफसी कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद गणना करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत कारक आय को जोड़ा जाता है। नंबर 1, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। इसमें मजदूरी और वेतन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता का अंशदान, महंगाई भत्ते आदि शामिल हैं। बी, प्रचालन अधिशेष। इसमें किराया, लाभ, रॉयल्टी और ब्याज शामिल हैं। लाभ में निगम कर, लाभांश और अवतरित लाभ शामिल है। सी, स्वनियोजित की मिश्रित आय। यह कृषि उद्यमों, एकमात्र स्वामित्व और अन्य व्यवसायों जैसे कि चिकित्सा और कानून व्यवसाय से होने वाली आय को संदर्भित करता है। इन व्यवसायों में स्वामी स्वयं उद्यमी, वित्तपोषक, श्रमिकों और भूस्वामियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। एनडीपीएफसी बराबर कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस प्रचलन अधिशेष प्लस स्वरोजगार की मिश्रित आय। आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मदें। नंबर 1, पुरानी वस्तुओं की बिक्री आय पर दलाल द्वारा प्रभारित कमीशन। नंबर 2, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य। आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाने वाली मदें। नंबर 1, अप्रत्याशित लाभ जैसे लॉटरी की आय। दूसरा, मृत्यु शुल्क। तीसरा, अंतरण प्राप्तियां। चौथा, प्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री से आय। पांचवा, शेयर, बॉन्ड, ऋण पत्रों की बिक्री से आय। तीसरा, व्यय विधि। इसे कुल परिव्यय विधि भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी विशेष वर्ष में किए गए कुल राष्ट्रीय व्यय को ध्यान में रखा जाता है। इसमें पहले जीडीपी एमपी निकाला जाता है। जीडीपी एमपी बराबर व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात। व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मदें। नंबर 1, परिवारों का व्यक्तिगत उपभोग व्यय। नंबर 2, सकल निजी घरेलू निवेश अर्थात पूंजीगत वस्तुओं पर व्यापार व्यय। तीसरा, शुद्ध विदेशी निवेश। चौथा, वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद। व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाने वाली मदें। नंबर 1, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ते आदि पर सरकारी व्यय। दूसरा, अर्ध निर्मित वस्तुओं पर होने वाला व्यय। तीसरा, प्रयुक्त वस्तुओं की खरीद पर व्यय। चौथा, शेयरों, ऋण पत्रों, बांड की खरीद पर व्यय। पांचवा, अध्यारोपित व्यय।
बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी-एमपी तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त जीएनपी-एमपी की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध। देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय में सम्मिलित किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित सीमा के भीतर अर्जित आय का अंतर, जिसे हम निव्वल विदेशी आय कह सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती हैं। यदि निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और गैर निवासियों द्वारा अर्जित सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई तो शेष धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक। जैसे जीएनपी एमपी बराबर माइनस जीडीपी एमपी बराबर निवल विदेशी आय। निवल धारणाएं, नेट कॉन्सेप्ट्स। जब हम सकल मूल्य में से, चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो, ह्रास को घटा देते हैं तो निवल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नलिखित निवल धारणाएं प्राप्त होंगी। नंबर 1 जीडीपी एफसी माइनस ह्रास बराबर एनडीपी एफसी। नंबर 2 जीडीपी एमपी माइनस ह्रास बराबर एनडीपी एमपी। तीसरा जीएनपी एफसी माइनस ह्रास बराबर एनएनपी एफसी। चौथा जीएनपी एमपी माइनस ह्रास बराबर एनएनपी एमपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। नोट भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास। अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। एनडीपी का प्रयोग नंबर 1 इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। नंबर 2 अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। नोट एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास। यह एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश में होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। एनएनपी के विभिन्न उपयोग। नंबर 1 यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। दूसरा, यह किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा, जब एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं या तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है या प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। कर छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध। अप्रत्यक्ष कर और अनुदान सब्सिडीज को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार, वर्ष एवं विधि में संशोधन। 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया है। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक कॉन्सेप्चुअल परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया है। नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एफसी का आकलन धारणा को हटा दिया गया है तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी को ही जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए के अनुपात के लिए साधन लागत के बजाय मूल्य कीमतों
का प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत बराबर क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद पर कर प्लस अनुदान। साधन लागत पर जीबीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता तथा किसी अनुदान सब्सिडीज को नहीं छोड़ता। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है एवं उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। जीबीए साधन लागत पर जीबीए मूल मूल्य पर तथा जीडीपी बाजार मूल्य पर के बीच संबंध है। यदि सी बराबर कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, ओएस बराबर परिचालन अधिशेष, एमआई बराबर मिश्रित आय, सीएफसी बराबर मिश्रित पूंजी का उपभोग। नंबर 1 जीबीए मूल मूल्य पर बराबर सी प्लस ओएस बाई एमआई प्लस सीएफसी यानी कि उत्पादन कर माइनस उत्पादन अनुदान। जीबीए साधन लागत बराबर उत्पाद अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर। जीडीपी बाजार मूल्य पर बराबर जीबीए का मूल्य पर जीबीए मूल्य पर प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद अनुदान। इस विज्ञप्ति में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। नोट: मूल कीमत पर जीबीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहाँ 1993 ईस्वी से ही प्रयोग में है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, नंबर 3 परिवहन संचार एवं व्यापार, चौथा वित्त एवं वास्तविक संपदा, पांचवा सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र, छठवां विदेशी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा होती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 20% है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं। एनएनआई किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है का योग है। सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई में ह्रास को हटा दें तो एनएनआई ज्ञात होगी, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का विभिन्न अनुमान: अग्रिम अनुमान एडवांस एस्टिमेट एई या वित्त वर्ष पूरा होने से लगभग 2 महीने पहले एनएसओ द्वारा जारी किया गया जीडीपी राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जारी करने की तिथि 7 जनवरी। अनंतिम अनुमान प्रोविजनल एस्टिमेट एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 2 महीने के बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि 31 मई। नोट: अनंतिम अनुमान पीई को पहले संशोधित अनुमान आरई कहा जाता है। पहला संशोधित अनुमान एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 10 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि 31 जनवरी। पहले संशोधित अनुमान को त्वरित अनुमान क्यूई कहा जाता है। दूसरा संशोधित अनुमान एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 1 वर्ष 10 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि अनुवर्ती वर्ष की 31 जनवरी। तीसरा संशोधित अनुमान एनएसओ द्वारा जीडीपी या राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 2 वर्ष 10 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि अनुवर्ती 2 वर्षों के बाद 31 जनवरी। किसी विशेष वित्तीय वर्ष का तीसरा संशोधित अनुमान जारी होने के बाद आंकड़े कमोबेश स्थिर हो जाते हैं, लेकिन राज्यों से तुलनात्मक अनुमानों के संबंध में उनके साथ चर्चा के बाद हमेशा कुछ अतिरिक्त सूचनाएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें बाद में संशोधन के समय वार्षिक अनुमानों में शामिल किया जाता है। उदाहरण: एनएसओ के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार 2023
2022-23 का पहला एई 6 जनवरी 2023 की शाम को जारी किया गया। 2022-23 का पीई 31 मई 2023 को जारी किया गया। 2022-23 का आरई 31 जनवरी 2024 को जारी किया गया। 2022-23 का दूसरा आरई 31 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा और 2022-23 का तीसरा आरई 31 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेस्को द्वारा 5 जनवरी 2024 को जारी किए गए। स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में जीडीपी में वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पूर्व वर्ष 2022-23 में यह 7.2% रही थी। स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में जीबीए में वृद्धि 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। पूर्व वर्ष 2022-23 में जीबीए में वृद्धि 7% रही थी। 2022-23 और 2023-24 की राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में, तो ये ओल्ड डाटा है। आगे बढ़ते हैं। विविध उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या में भाग दे दिया जाता है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। विकास का सही क्रम प्रति व्यक्ति आय PQLI HDI भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का ह्रासमान क्रम सेवा इज ग्रेटर देन उद्योग इज ग्रेटर देन कृषि। मूल्य ह्रास बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में जीडीपी में सर्वाधिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में गिरावट आई है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नोट केंद्रीकृत नियोजित प्रथम एवं पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के अनुसार सर आर्देशर दलाल थे। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार यहीं से लिया था। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में श्री MN राय ने जन योजना पीपल्स प्लान बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सूर्योदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर
15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर संविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। नोट सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई थी। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के उत्पाद कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। पंचवर्षीय योजना लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि 1951 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। तीसरी 1961 से 1966। चौथी 1969 से 74। पाँचवीं 1974 से 78। छठी 1980 से 85। सातवीं 85 से 90। आठवीं 92 से 97। नौवीं 97 से 2002। 10वीं 2002 से 2007। 11वीं 2007 से 12। 12वीं 2012 से 2017। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 1978 से 79, 79 से 80 तथा 1990 से 91, 91 से 92 के लिए बनी। नोट आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची 7वीं सूची में रखा गया। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। नोट भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। इस योजना के दौरान नंबर 1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1965 में आणंद नामक स्थान पर हुई। दूसरा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में अविका नगर में की गई। तीसरा ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया था। चौथा गहन समावेशी विकास परियोजना 1964 में शुरू की गई थी। योजना अवकाश 1966 से 69। इस
अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। नोट: भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया, यानी पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। नोट: विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पांचवी योजना में दिया गया। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की समाप्ति, हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाक युद्ध इस योजना अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां थीं। इस योजना के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया था। बफर स्टॉक की अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी। इस योजना के दौरान ही 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी की शुरुआत हुई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। उन्मूलन आवश्यकता कार्यक्रम हुआ। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अनवरत योजना 1978 से 1980। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। नोट: अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़वाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। उद्देश्य: नंबर 1, समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। दूसरा, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा चौथा, विदेशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना।
भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी। योजना अवकाश 1990 से 92, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। इस योजना अवधि में कर सुधार संबंधी चलैया समिति 1991 में नियुक्ति। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीनीकृत कोष NRF की स्थापना की गई। नोट आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद से निर्देशात्मक योजना लागू है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया जाता है। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं की आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने, 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1957 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। नंबर 1 भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। नंबर 2 विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ाने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना। तीसरा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पाँचवा जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना प्रस्तावित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3 रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः
3.3%, 6.6% और 9.8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। ओके देन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नीति आयोग से, आगे हम लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे। ओके देन, थैंक यू।